स्पेशल। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार की तारीख तय हो गई है। 5 दिसंबर को राजभवन के बिरसा मंडप में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन अब तक मंत्रियों के नाम सामने नहीं आए हैं। हालांकि 2019 के फॉर्मूले पर ही जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच मंत्री पद का बंटवारा होगा। देखिए रिपोर्ट। ही बनाए जाएंगे मंत्री। 6-4-1 के फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का होगा गठन। जेएमएम कोटे से होंगे 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री। आरजेडी को फिर मिलेगा मंत्री का एक पद। जेएमएम कोटे के मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का रखा जाएगा ख्याल। कुछ नए चेहरे को भी मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। जेएमएम कोटे से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, लुइस मरांडी रेस में। बसंत सोरेन, हफीजुल हसन, मथुरा प्रसाद महतो भी रेस में। योगेंद्र महतो और अनंत प्रताप देव भी मंत्री पद की रेस में। 12वें मंत्री पर सस्पेंस बरकरार। कैबिनेट में आपको अनुभव भी होगा और ऊर्जा भी होगा और समावेशी मंत्रिमंडल होगा, जिसमें जो हमारा जो 5 प्रमंडल है उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका। और एक दक्ष मंत्रिमंडल के साथ हेमंत बाबू अगले 5 साल तक चलेंगे। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कई विधायक भी दिल्ली में हैं। ऐसे में जल्द मंत्रियों के नाम सामने आने की संभावना है। वहीं आरजेडी कोटे से सिर्फ एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। आरजेडी कोटे के मंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद लगाएंगे। कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी, निशात आलम रेस में। रामेश्वर उरांव, राजेश कच्छप, नमन विकसल, कोंगाड़ी भी रेस में। प्रदीप यादव, ममता देवी, दीपिका पांडे और अनूप सिंह भी रेस में। कांग्रेस में अब की बार विधायक दल के नेता को मंत्री पद नहीं। आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव, संजय सिंह यादव, सुरेश पासवान रेस में। 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र है। ऐसे में सीएम हेमंत अपने मंत्रियों के साथ सत्र में शामिल होंगे। हालांकि अब की बार 12वां मंत्री होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो हेमंत मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख तय हो गई है। 5 दिसंबर को सभी मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, लेकिन इस बार कयास लग रहे हैं नए चेहरों को लेकर। अनुमान यह है कि जो पुराने चेहरे हैं और जो जीत कर आए हैं उन्हें तो जगह मिलेगी ही, लेकिन जो जगह खाली हुई है, खास तौर पर जो मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है, उनके जगह पर कौन सा नया चेहरा इस बार कैबिनेट में इंट्रोड्यूस होने वाला है, कौन कौन से वो नए शख्सियत होंगे। लगातार अगर हम बात कर ले तो लॉबिंग जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि हमारे भीतर सब कुछ तय हो चुका है। कांग्रेस का इंतजार हो रहा है और अंतिम सूची जो है कांग्रेस की, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भिजवाएंगे और कल शाम तक लगभग सब कुछ तय हो जाएगा। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आखिरकार मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह मिलेगी, किस आधार पर जगह मिलेगी। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हम अपने गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ गौतम उपाध्याय जी जुड़े हुए कांग्रेस से। गौतम जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ कमाल खान जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। कमाल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। चर्चा करेंगे, अतिथियों से भी बात होगी कि आखिरकार इस बार जब मंत्रिमंडल में विधायकों को जगह मिलेगी किस आधार पर, क्या जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए, वरीयता को ध्यान में रखते हुए या प्रमंडल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा निर्णय।
निर्णय, ये तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट के लिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता राकेश का। राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश, हेमंत मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख तय हो गई है। 5 दिसंबर को राज्यपाल संतोष गंगवार सभी विधायकों को जो मंत्री बनेंगे उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन अपडेट इस वक्त की क्या है? क्या जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, रेस में जितने नाम थे उनमें से अब फिल्टर होकर नाम ऊपर आ चुका है? क्या लगभग अब सब कुछ तय हो चुका है? बिल्कुल, देखिए इसी पल का इंतजार था और प्रदेश ये इंतजार कर रहा था कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो देखिए समय आ चुका है, समय निर्धारित हो चुका है। 5 दिसंबर को 12:30 बजे ओथ दिलाया जाएगा। राजभवन में कार्यक्रम रखा गया है, ओथ सेरेमनी। अब सवाल यह है कि चेहरे कौन कौन होंगे, क्या चेहरे तय हो गए हैं या अभी भी नामों को लेकर पेच है या अभी भी एक्सरसाइज इसको लेकर जारी है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये जरूर दावा किया जा रहा है उसकी उनके अंदर में बहुत मरमरी नहीं है। उनके यहाँ कौन कौन चेहरे होंगे, कौन कौन संभावित नाम होंगे, वो लगभग तय हो चुके हैं। और क्योंकि सब कुछ यही होना है, दिल्ली दरबार यहाँ नहीं है, यहाँ सीधे कांके रोड से फैसला होता है, लिहाजा बहुत इफ बट झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है। ये जरूर है कि इस बार संख्या बड़ी है। पिछले बार 30 विधायक थे, इस बार 34 विधायक जीत कर आए हैं। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी इन चीजों को देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा, जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश होगी और साथ ही प्रमंडलीय स्तर पर भी ये कोशिश होगी कि 5 प्रमंडल से कम एक एक चेहरा हो। अब इसमें किसकी लॉटरी लगती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ नाम को लेकर चर्चा है और वो नाम लगभग जो है वो तय माने जा रहे हैं। मसलन अगर आप कुल्हान की जिक्र करें, कुल्हान झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे मजबूत किला माना जाता है और इस बार भी मजबूती देखने को मिला। तो वहां से रामदास सोरेन का नाम आ रहा है। पिछली सरकार में, चंपई सोरेन की सरकार में वो मंत्री थे। इसके अलावा दीपक बिरुआ का नाम आ रहा है। दीपक बिरुआ भी चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री थे। हालांकि इन दोनों चेहरों को बहुत ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, 3 महीना तकरीबन ही इनका कामकाज रहा। तो ऐसे में बहुत उम्मीद की जा रही है कि इनके नाम को लेकर रिपीटेशन हो। मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र कहे जाते हैं, करीबी कहे जाते हैं। तो इस वजह से कुल्हान से ये 2 चेहरे लगभग तय माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप संथाल का जिक्र करेंगे तो संथाल से हफीजुल हसन का नाम है, अल्पसंख्यक चेहरा है, पूर्ववर्ती कई सरकारों में मंत्री रहे। उनके पिता भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े वफादार चेहरे हुआ करते थे, वो भी मंत्री हुआ करते थे। तो उस नाते हफीजुल हसन का भी नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि एमटी राजा चूंकि राजमहल सीट जीत कर आए हैं तो उनके नाम को लेकर भी चर्चा है, वो भी अल्पसंख्यक चेहरा है। तो इन दोनों अल्पसंख्यक चेहरा में से अब ये देखना होगा कि किनकी लॉटरी लगती है। अगर महतो चेहरा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने 4 बड़े महतो चेहरा हैं। एक तो मथुरा प्रसाद महतो है, टुंडी से विधायक है, कई टर्म के विधायक हैं वो। इसके अलावा योगेंद्र महतो इस बार गोमिया से जीत कर आए हैं, सबिता महतो हैं, सिल्ली से अमित महतो हैं। तो ऐसे 4 महतो चेहरा है। लेकिन जो रेस में बताए जा रहे हैं, योगेंद्र महतो का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा मथुरा प्रसाद महतो का भी नाम आगे बताया जा रहा है। आज मथुरा प्रसाद महतो ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। तो अब इन 2 बड़े महतो चेहरों में से किनको मौका मिलता है ये देखना होगा। संथाल अगर आप और देखें तो वहां से लुइस मरांडी का भी नाम आ रहा है। महिला है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और पहली बार वो जामा से जीत कर आई भी जेएमएम की टिकट पर। तो उस नाते भी उनको लेकर भी चर्चाएं हैं और ये कहा जा रहा है कि लुइस मरांडी के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा कई सारी चीजों को साध लेगा। महिला कोटा भी सज जाएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी सज जाएगा और संथाल भी सज जाएगा। तो इसी वजह से लुइस मरांडी का नाम भी सबसे ऊपर बताया जा रहा है। अगर परमंडल वाइज आप देखें तो पलामू परमंडल से इस बार अनंत प्रताप देव जीत कर आए हैं। मिथिलेश ठाकुर पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इस बार वो चुनाव जीत नहीं पाए, लिहाजा अनंत प्रताप देव के नाम को लेकर भी चर्चा है। अगर एससी चेहरा की बात आएगी तो चंदन क्यारी से उमाकांत रजक है, उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस क्या कोई एससी चेहरा देता है या नहीं देता है। अगर कोई कांग्रेस की तरफ से कोई एससी चेहरा नहीं होगा तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उमाकांत रजक को लेकर भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन एक जो जानकारी निकल कर आई है आयुष की, देखिए इस बार जो स्ट्रेंथ होगा वो 11 लोगों का ही होगा
पूर्व में भी इसी तरीके का अनुभव रहा। हालांकि चंपई सोरेन की सरकार में 12 का फुल स्ट्रेंथ था, लेकिन इस बार जो जानकारी निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री सहित 10 लोग ही रहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए आपके नजर आएंगे। 12वां मंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि 12वां मंत्री के तौर पर कोई ओथ लेगा या नहीं लेगा। निश्चित तौर पर देखिए, इस बात पर मैं आ रहा था। आज सुप्रियो भट्टाचार्य जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सभी मंत्री पद भरे जाएंगे या एक मंत्री पद अब भी खाली रहेगा। इसको स्पष्ट जवाब नहीं आया। राकेश सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि 12वां मंत्री पद भरा जाएगा या नहीं। बिल्कुल, देखिए उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 12वां मंत्री जो है वो खाली रह सकता है सरकार में, उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कितना स्ट्रेंथ रखे नहीं रखे। हालांकि पूर्व का जो अनुभव रहा है, आपने रघुवर दास के समय से देखा होगा, 11 मंत्री ही रहे हैं टोटल मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो इस बार भी जो कैबिनेट का जो स्वरूप होगा वो इसी तरीके का होगा और इसी तरीके की चर्चाएं सियासी गलियारों में भी है। और जो इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि 10 लोग ही मंत्री परिषद की शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल में 10 लोगों को ही जगह मिलेगा, एक जो पद है उसको खाली रखा जाएगा। यानी 12वां मंत्री कौन होगा वो बाद में तय होगा, उसको वैकेंट रखने की बात कही जा रही है। अब किन वजहों से वैकेंट रखने की बात कही जा रही है ये तो मुख्यमंत्री बेहतर समझते होंगे इन चीजों को, लेकिन जो जानकारी अब तक निकल कर आई है आयुष की 12वां मंत्री जो है वो निश्चित तौर पर देखिए 12वें मंत्री पद को लेकर अब भी संशय बरकरार है। अपडेट के हिसाब से सूत्र जो बता रहे हैं कि 10 विधायक ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। इंतजार सबको है, 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार की तारीख तय हो गई है और कई कयास लग रहे हैं। कयास ये लग रहे हैं कि किस आधार पर इस बार मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाएगा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 12वां मंत्री पद भरा जाएगा। तो इस पर स्पष्ट जवाब अभी किसी ओर से नहीं आ रहा है, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 10 विधायक ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, तमाम विषयों पर हर बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करते हैं, हमारे साथ गौतम उपाध्याय जी हैं। गौतम जी, कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सब तय कर लिया है, आरजेडी ने सब तय कर लिया है, बात फंसी हुई कांग्रेस के भीतर है, मंथन दिल्ली में चल रहा है और लॉबिंग भी जारी है। आखिरकार किस फॉर्मूले को तय करने को लेकर और कौन कौन सी ऐसे मुश्किलें नहीं कहेंगे, अड़चने आ रही हैं जिसकी वजह से कांग्रेस का अभी 4 मंत्री कौन होगा यह तय नहीं हो पाया है। आयुष जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ मंत्रिमंडल को लेकर के कोई मंथन नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है, कैबिनेट जब भी बनना होता है, तो दिल्ली में सारे विधायकों को बुला करके उनसे बातें होती हैं और उसके बाद एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, एक ब्लूप्रिंट बनता है कि कांग्रेस के कोटे के जो भी मंत्री होंगे वो अपने क्षेत्र में जाकर के और पूरे राज्य के डेवलपमेंट में, और सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन के नियम का बिना उल्लंघन करते हुए किस तरीके से जो हमने अपने वादे किए हैं जनता से, उन वादों पर हम खरे उतरे। हमारा भी 4 मंत्री जो है उनका लिस्ट तैयार है, सिर्फ अनाउंसमेंट की बात है। कल दोपहर 2 या 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन इंतजार ना सिर्फ विधायकों को रहता है, इंतजार क्षेत्र की जनता को भी रहता है। उन्हें उम्मीद होती है, मैंने यही बात कही आयुष जी कि सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि मैं जीत करके आ गया और मुझे मंत्री बनना है। मंत्री बनने की कैपेबिलिटी हमारे 16 विधायकों में है जी। लेकिन अब विषय क्या है कि जब हमारे पास 4 ही मंत्रिमंडल आने हैं तो उस 4 मंत्रिमंडल को हम बेस्ट अपने पार्टी हित में और खासकर राज्य की जनता के हित में, जिस प्रॉमिस को लेकर के हमने चुनाव लड़ा, जनता के बीच में गए, उन प्रॉमिसेस को हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे और कौन सबसे अधिक कनेक्टेड हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात क्या है, संगठन की खूबसूरती यही है हमारे यहाँ कि पार्टी फोरम में और मंत्रालय में भी लोगों की बात सुनी जाती है। तो हम लोग ऐसे चेहरे को ही चाहते हैं जो जनता के बीच में रहे, जनता के सारे जो किए हुए वादे जो हैं हम लोगों के, वो हम लोग निभा सकें। बिल्कुल, देखिए वादों को निभाना है। निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है तो जनता की भी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। इस बार जनता ने बहुत आस लेकर, बहुत उम्मीदों पर और
तमाम वादों पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर आपको सत्ता में काबिज किया है। हम जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से हैं। सागर जी, मंत्रिमंडल विस्तार के तारीख का ऐलान हो गया है। फॉर्मूला वही 2019 वाला है, 6-4-1 अब तक जो कयास लग रहे हैं। इसके तहत जनता दल यूनाइटेड की ओर से कई सवाल उठाए गए कि आखिरकार 6-4-1 ही फॉर्मूला क्यों रह गया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, खुशी की बात है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन समय हो रहा है। पहले जो सूचनाएं आई वो सूचनाएं ऐसी आ रही थी कि 9 तारीख को विधानसभा का सत्र बुला करके और फ्लोर टेस्ट कराने के बाद में कैबिनेट का एक्सपेंशन किया जाएगा। लेकिन चूंकि एक संसदीय कार्य मंत्री का होना बहुत ज़रूरी था सत्र के लिए, इसलिए भी ये इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी था कि कैबिनेट का एक्सपेंशन पहले कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि अच्छा बात है और समय पर हो जा रहा है। उसके बाद में राज्य सरकार सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगी। सभी मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन हो जाएगा, तो फिर जो जनता के लिए जो कार्य करना है, वर्तमान सरकार को जो प्रचंड बहुमत मिला है, तो उसमें मुझे लगता है कि गति आएगी, तेजी आएगी। और CPI-ML की भी अभी चर्चा हो रही थी कि उन्होंने इनकार कर दिया है मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। CPI की एक बात ये भी आई कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के, लिहाजा हम चाहते भी नहीं है कि हम इस मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो मुझे लगता है कि स्पीकर का पद या एक मंत्री पद CPI-ML को भी देना चाहिए, क्योंकि शुरू से इंडी गठबंधन के साथ वो मजबूती से खड़े रहे हैं और इनका एक वोट बैंक रहा है जो कि हमेशा से इंडी गठबंधन को मिला है। और उनका जो वोट का जो आधार है, जो परसेंटेज है, वो कभी किसी दूसरे दल को नहीं जाता है, जो उनका कैडर वोट है। तो मुझे लगता है कि अगर CPI के नेता जरूर इस बात से दूर जा रहे हैं कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना है, लेकिन जो मतदाता हैं जो CPI-ML को मत अपना देते हैं और जो इंडी गठबंधन के लोगों को अपना मत देते हैं, उनमें जरूर खुशी होगी जो उनके कैडर वोटर्स हैं कि हमारे पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के कहीं RJD का लगभग मुझे लगता है कि एक मंत्री पद मिलना है और उनका नाम, जहाँ तक आपकी भी स्क्रीन में हम लोगों ने देखा और कुछ हम लोगों को भी बातें सुनने में आई, उनमें कोई बहुत परेशानी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन जी वहाँ पर निर्णय लेने के लिए, हेमंत जी, कल्पना जी हैं, उन्होंने अपना निर्णय ले ही लिया होगा। पिछले बार जिनको मौका नहीं मिला था, निश्चित रूप से इस बार उनको मौका मिलेगा। कई लोग ऐसे थे, जैसे पिछले कैबिनेट में जोबा मांझी जी थी और चंपई सोरेन जी थे। चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, जोबा मांझी जी लोकसभा का चुनाव जीत गई। तो मुझे लगता है कि नए चेहरे को मौका देना झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बहुत जीत का विषय नहीं होगा। थोड़ी बहुत रस्साकसी करना पड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कोहार का सामना करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, और हमको लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी कांग्रेस पार्टी में ही होगी, क्योंकि अब इरफान अंसारी जी हैं, वो भी अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री पद चाहेंगे। आलमगीर आलम जी की पत्नी निशात आलम जी भी चुनाव जीत के आई हैं, सबसे अधिक वोट से जीत करके आई हैं, तो उनको भी मंत्री पद अल्पसंख्यक कोटे के हिसाब से वो भी अपना चाहेंगी। और कई वैश्य विधायक भी हैं जो कांग्रेस से चाहेंगे कि हमको भी इस बार मौका मिले। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली से सारे निर्णय होते हैं। मुझे लगता है कि निर्णय उनका हो गया होगा, जैसा कि हमारे गौतम भाई बता रहे थे। और जल्द राज्य सरकार का एक्सपेंशन हो जाए तो फिर राज्य की जनता के लिए काम शुरू हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है कि बहुत जल्द कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और निश्चित तौर पर जितने जल्दी विस्तार होगा और विशेष सत्र भी है। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सेना के साथ, यानी अपने सभी मंत्रियों के साथ विधानसभा जाएंगे और विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। RJD से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी हैं। क्षितिज जी, लगातार कयास लग रहे हैं कि विधायक दल का नेता क्या अलग होगा, क्या विधायक दल का नेता ही मंत्री होगा? RJD के भीतर चल क्या रहा है? देखिए, RJD के भीतर सब कुछ बहुत अच्छा है और हमारे चारों विधायकों ने
ये लिख करके अपना दे दिया है लालू यादव जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है कि वहाँ से जो भी फैसला लिया जाएगा, जिनको भी मंत्री पद दिया जाएगा, वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो हमारे यहाँ कोई वैसा वो नहीं है, बस यही है कि गाना था कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, तो हम भी मज़ा ले रहे हैं, आप भी मज़ा लीजिए और दर्शक भी मज़ा लेंगे। निश्चित तौर पर देखिए इंतजार तो है, लेकिन एक बात जिसको लेकर कयास भी लग रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल इस बार सुरेश पासवान को मौका देगी, क्या राष्ट्रीय जनता दल इस बार संजय प्रसाद यादव को या संजय सिंह यादव को मौका देगी, कई कयास लग रहे हैं। इस बीच वरीयता भी देखी जा रही है, परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा फोकस आरजेडी में इस बार किस चीज को लेकर है? क्या लालू प्रसाद यादव के निर्णय को लेकर है, या तमाम वो पहलू हैं जिससे वोट बैंक भी सधा जाए, जातीय समीकरण भी सधा जाए, आने वाले दिनों में बिहार चुनाव है वो भी सधा जाए? देखिए, ये कहना कि बिहार चुनाव सधा जाए ये तो सही नहीं होगा। बिहार चुनाव से यहाँ का वो नहीं है कुछ कि बिहार चुनाव को देखते हुए यहाँ पर वो नहीं बनाया जा सकता। दूसरी चीज की सारी विषयों को जो आपने बताया, और आपने कहा कि लालू यादव जी का निर्णय, तो जब लालू यादव जी और हमारा राष्ट्रीय जनता दल जब निर्णय लेगी तो वो इन सारी पहलुओं पर पहले ध्यान दे करके ही लेगी। अगर उनको केवल निर्णय ही ले लेना था तो वो तो पहले ही दिन बता देते कि हाँ ये मेरा मंत्री बनेगा। तो वो सारी चीजों का आंकलन करते हुए, सारी समीकरणों को देखते हुए वो निर्णय लेंगे, और जो निर्णय होगा वो सर्वोच्च। बिल्कुल। बहरहाल आपने कहा कि झारखंड में अगर कुछ निर्णय लिया जाता तो बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ना चाहते हुए भी हमें ये कहना पड़ता है कि जातीय समीकरण फर्क तो डालता है। इस बार अगर किसी दलित को चेहरा बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर बिहार में इसका फर्क तो जरूर देखने को मिलेगा। हम रुक कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ कमाल खान जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। कमाल जी, सबसे पहला सवाल ये होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख आ गई, कई नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, आपके सहयोगी दल की ओर से कमेंट आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक कोई कमेंट नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर क्या तलाश करने में जुटी हुई है कि हमारी गलतियां क्या हुई, पहले हमारी परेशानी क्या है उसको हम खंगाल लेते हैं, तब मंत्रिमंडल पर बातचीत करेंगे, आने वाले विशेष सत्र पर बातचीत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन को बहुमत दिया जी, और हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। ये जो सत्तारूढ़ दल होते हैं, नियमता उनका अधिकार है, और गठबंधन भी इनका पूर्ण बहुमत से आई है जी। और पूर्ण बहुमत में मान लिया कि कोई नया नहीं है, पहले से इनका गठबंधन तैयार है और पूर्ण बहुमत से आई है। तो ये अपना अच्छे लोगों को मंत्री में परिषद में जगह दें, अच्छा मंत्री काम करे, और हम विपक्ष में हैं। तो विपक्ष में जहाँ तक आपने कहा, तो हम अपना देख रहे हैं कि किस कारण बस हम लोग हारे, उसका भी हम समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन समीक्षा करने के बाद क्या क्या भरम है, किस दिक्कत की वजह से हमारी हार हुई है, उसका हम समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा करके उस भरम को, उस दिक्कत को, कहाँ कहाँ दिक्कत हुई उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक है कि जो वादा सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किया है झारखंड की जनता से, और फिर दोबारा सत्ता में आए हैं, वो काम अच्छे ढंग से करें, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाएं, जनता के हित में काम करें, और अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, हम लोग भी स्वागत करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे तो हम लोग भी, और नहीं तो जो जनता का है कि विपक्ष में जनता ने झारखंड का हमको दिया है, तो समय समय पर जो भी काम नहीं होगा सरकार के द्वारा तो हम लोग भी नकेल डालने का काम करेंगे, हमने सच्चाई को बताने का काम करेंगे। लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, सरकार काम करने लगे, और अच्छी बात है कि सरकार काम करे और बढ़िया ढंग से करे, भ्रष्टाचार मुक्त करे, जनता के हित में जो वादे किए हैं उसको पूरा करने का काम करे। नहीं तो हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से निभाएंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सकारात्मक तौर पर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पिछली बार की अगर बात करें, देखिए
मंत्रिमंडल को लेकर प्रतिक्रिया की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पिछली बार अगर मंत्रिमंडल को देख ले तो एक वर्ग विशेष को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को लगातार उठाया था। इस बार मंत्रिमंडल को लेकर इतने कयास लग रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भी जवाब नहीं आया, इसीलिए ये उम्मीदें बरकरार है। आज के इस बहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल जो विस्तार होने वाला है किस आधार पर होने वाला है। क्या वरीयता के आधार पर होगा? क्या जातीय समीकरण को ध्यान में रखते होगा? क्या इस बारे में होगा कि आखिरकार किस शख्स ने ज्यादा लॉयल्टी निभाई है, ज्यादा वफादार पार्टी के प्रति कौन रहे हैं? तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से गौतम उपाध्याय जी हैं। हम गौतम जी का एक बार फिर रुख करते हैं। 2 बड़े चेहरे और दोनों जीत कर आए हैं प्रचंड कह सकते हैं वोट के अंतर से। दोनों अल्पसंख्यक चेहरे हैं और मंत्री पद के दावेदार दोनों माने जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर क्या इन दोनों चेहरों को लेकर मुश्किलें ज्यादा नहीं बढ़ गई है? कैसे तय किया जाए? देखिए, दोनों के मार्जिन में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। दोनों अल्पसंख्यक भी हैं, लेकिन मंत्री तो बनेंगे एक ही जी। किसी एक को ही जगह मिलेगी, और जिनको जगह मिलेगी वो ऐसे नहीं होंगे कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र में काम करेंगे। उनकी सीमा पूरे राज्य नहीं, बिल्कुल। देखिए, मंत्री जो बनेंगे वो सिर्फ अपने क्षेत्र में काम कैसे करेंगे? वो तो पूरे राज्य के मंत्री पूरे संगठन के लिए काम करेंगे। तो मंत्री हमारे यहाँ कौन बनेगा ये विषय नहीं है आयुष जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे 16 के 16 विधायकों में वो पोटेंशियल है कि वो राज्य का नेतृत्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको मौका मिलेगा वो निश्चित है अपने दम पर, संगठन के दम पर योजनाओं को, जो हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं, वो कमिटमेंट्स को लोगों तक लेकर के हम लोग जाएंगे और पूर्ण करेंगे। इसी विश्वास के साथ जो हम लोगों के 4 मंत्री आने वाले हैं वो 5 तारीख को अपना ओथ लेंगे और उसी दिन से अपना जो मंत्रालय है उसमें काम चालू करेंगे। बिल्कुल। देखिए, 4 मंत्री बनेंगे कांग्रेस के कोटे से। बिल्कुल। इस ट्रैक से हटकर एक सवाल पूछ रहा हूं। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, कांग्रेस के मंत्री बन जाएंगे, जेएमएम के मंत्री, आरजेडी के मंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? पहले कैबिनेट में किस काम को लेकर बातचीत हो, कौन से प्रस्ताव पर मुहर लगे? हालांकि पहले कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, मैं मंत्रियों के साथ वाली पहली कैबिनेट की बात कर रहा हूं। उस बैठक में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, किस प्रस्ताव पर सबसे पहले मुहर लगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो योजनाएं चल रही थी और धीमी गति किसी भी कारण से, अब वो मैं पूर्व में नहीं जाऊंगा कि कोरोना काल था, ईडी काल था और ये था, ठीक है। उसके बाद भी जनता ने आप पर भरोसा जताया, प्रचंड बहुमत से आप जीत गए हो चुका है। जनता ने हमें फिर से एक मौका दिया और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार में आए हैं। तो हमारी जवाबदेही अब जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है जी। बिल्कुल। और एक बिंदुओं पर हम लोगों ने मंथन करना चालू किया है। पूर्व में आपने देखा होगा कि 2 बैठक 3 बैठक रांची में भी हो चुकी है जी। आज आप देखेंगे कि पूरे विधायकों को, 16 के 16 विधायक पूर्व में जो मंत्री रहे हैं, जो हार भी चुके हैं जी, उनको भी बुलाया गया कि कहाँ चूक हुई। ये सारी समीक्षाएं होने के बाद आज देर रात तक नाम भी आ जाएंगे और जो एजेंडा है, जो 7 गारंटी की बात हम लोगों ने की है, उन 7 गारंटी को लेकर के जनता के बीच में हम जाएंगे और उस पर काम चालू करेंगे। निश्चित तौर पर। देखिए, खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं गौतम जी, हम रुक करते हैं। 7 गारंटी तो हमारा दिया हुआ बिल्कुल, 7 गारंटी है और आपके घोषणा पत्र में है और जनता की उम्मीद भी यही है कि आप उसे पूरा कीजिएगा। जनता के बीच में जाकर के हमने हवाई अपने 7 गारंटी को हमने नहीं बनाया जी। हम लोग जनता के बीच में थे। 5 साल जब हम जनता के बीच में थे, वो अनुभव जो हम लोगों को मिला और ये सरकार के साथ जो हम लोगों ने गठबंधन में काम किया, कहाँ पे कुछ कमियां रह गई, कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते हैं, इन सारी बिंदुओं पर बात हो करके फिर 7 गारंटी पे हम आए। बिल्कुल। उसी 7 गारंटी को लेकर के हम फिर से जनता की, देखिए, हम 7 गारंटियों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बकायदा कि इस बार उम्मीदें जनता की भी बढ़ी हुई हैं। 7 जो गारंटी है उसे पूरा करना सरकार की इस बार बाध्यता है, क्योंकि जनता ने काफी उम्मीद के साथ, काफी भरोसा के साथ इस बार फिर आपको सत्ता में बिठाया है। और कई ऐसे सवाल थे जिस पर एक दो सवाल मैं आपके कम कर देता हूँ। जब राहुल गांधी जी झारखंड दौरे पे थे और हेमंत जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बधाई दिया सरकार बनने के लिए, तब जिन विषयों पर उन लोगों के बीच में चर्चा हुई, जो हम लोगों को पता चला, उसमें ये था, सबसे बड़ा जो बात है वो है युवाओं को लेकर के, जो उनके जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग है, जो रिजल्ट्स पेंडिंग है। आप देखेंगे कि
बिफोर जनवरी। हालांकि हमारा इस सरकार का टेन्योर 5 जनवरी तक था, हमने 1 महीने पहले अपने सरकार गठन कर लिया और 5 तारीख को मंत्रिमंडल भी हो गया। चलिए बिल्कुल, देखिए इन 2 विषयों पर, एक जो था हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम, और दूसरा जो है जो हमारे एग्जाम्स पेंडिंग है, जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग है, ये सारे बिफोर जनवरी आपको। चलिए बिल्कुल, जितने रिजल्ट पेंडिंग है बिफोर जनवरी से पहले सारे रिजल्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। और इसी सवाल का जवाब मैं चाह रहा था कि वो कौन सा काम होगा, तो स्पष्ट तौर पर जवाब दे दिया है कांग्रेस ने कि हम सबसे पहले जो एग्जाम पेंडिंग है विद्यार्थियों के लिए काम करेंगे। इस मसले पर तो खैर अभी भी कयास बरकरार है, लेकिन एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।